नमस्कार, सुप्रभात। यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। मेहनत के आगे मत भागो तुम। यही कहना चाहूँगा, मेहनत के आगे मत भागो तुम, और जो मेहनत करेगा सफलता अवश्य मिलेगी। चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैदान छोड़ करके नहीं भागना है। जी हाँ, आज के इस टेस्ट के अंदर आपको बताना चाहता हूँ कि एक कथन दिया होगा, उस कथन को अच्छी तरह से पढ़ करके आपको बताना है ये कथन सही है या गलत है। सही है तो 1 नंबर उत्तर देना है और गलत है तो 2 नंबर उत्तर देना है। ध्यान रहे, अच्छी तरह से पढ़ कर दें। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से पढ़ करके ही उत्तर देंगे। लीजिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट का पहला प्रश्न। मानव मस्तिष्क का चेतन ही नहीं बल्कि अचेतन और अर्धचेतन रूप भी मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। ये कथन सही है या गलत है? समझ करके उत्तर दीजिए। आज मैं ये चाहता हूँ कि आपके दिमाग की थोड़ी कसरत हो जाए। मनोविज्ञान में आज आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग रेगुलर नियमित रूप से क्लास अटेंड करें और नियमित रूप से टेस्ट दें। कब तक? जब तक परीक्षा ना हो तब तक मैं आपको विश्वास के साथ आज कह सकता हूँ कि आपको 30 में से 30 अंक लाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। कोई ताकत रोक नहीं सकती आपको 30 में से 30 अंक लाने से। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो मटेरियल मैं उपलब्ध करवा रहा हूँ ये आपको पूर्ण रूप से याद करना है। मेरे YouTube के हर एक लेसन आपको पूर्ण याद होना चाहिए। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको याद नहीं है, वे अभी भी इसको सामान्य समझते हैं। मानव मस्तिष्क का चेतन ही नहीं, अचेतन और अर्धचेतन रूप भी मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे कि मानव मस्तिष्क का चेतन भाग तो प्रभावित तो करेगा ही। वर्तमान में आप और हम सब चेतन अवस्था के अंदर हैं। मैं चेतन हूँ, हर प्रश्न को पढ़ करके उसका डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। आप भी चेतन हो, प्रश्न पढ़ करके उसका उत्तर दे रहे हो। इसी के साथ साथ सिगमंड फ्रायड ने कहा था ये भाग तो केवल 1/10 है। इसके अलावा इसके अलावा जो 90% भाग हैं वो अचेतन और अचेतन है, वो मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। ऐसी स्थिति के अंदर ये कथन क्या होगा? ये कथन सही होगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान में मानव पशु पक्षियों के व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन किया जाता है जबकि जन्मजात कारकों का नहीं। समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब आज के इस प्रश्न के उत्तर आप तब दे पाओगे जब आपके पास मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, उत्तर नहीं दे पाओगे। अब ऑप्शन आपके सामने 2 ही है, या तो आप सही कहोगे या गलत कहोगे। मनोविज्ञान में मानव
एवं पशु पक्षियों के व्यवहार, ध्यान से समझना, मनोविज्ञान में मानव एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन किया जाता है, जबकि जन्मजात कारकों का नहीं किया जाता है। व्यवहार में दो प्रकार के कारक होते हैं। व्यवहार में दो प्रकार के कारक होते हैं। एक व्यक्ति के जन्मजात कारक होते हैं और दूसरे पर्यावरणीय कारक होते हैं। अब ये कथन कह रहा है कि इसके अंदर मनोविज्ञान में केवल पर्यावरणीय कारकों का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि जन्मजात कारकों का नहीं किया जाता है। इस कथन को सही माने या गलत? ये कथन गलत है, क्योंकि मनोविज्ञान में मानव एवं पशु पक्षियों के व्यवहार के पर्यावरणीय कारकों के साथ साथ जन्मजात कारकों का भी अध्ययन किया जाता है। हालांकि मानव व्यवहार पर्यावरणीय कारकों से अधिक प्रभावित हैं, फिर भी व्यवहार की हर गतिविधि का अध्ययन किया जाएगा। व्यवहार किस किस से प्रभावित है, सबका अध्ययन किया जाएगा। इसलिए ये कथन गलत है। जब किसी विषय वस्तु को देखते हैं तब मस्तिष्क में जो अवधारणा बनती है उसे चेतना कहते हैं। चेतना क्या है, यहाँ ये समझना है। चेतना किसे कहते हैं? चेतना किसे कहते हैं? जब किसी विषय वस्तु को देखते हैं तब मस्तिष्क में जो अवधारणा बनती है उसे चेतना कहते हैं। ये कथन सही है, गलत है? कोई भी वस्तु है, ये वस्तु है कोई भी, ये हमारे सामने एक वस्तु है। इस वस्तु को देखना दृश्य है और मस्तिष्क में इसके प्रति एक अवधारणा विकसित हो जाती है, उसे चेतना कहते हैं। ये कथन सही है। दृश्य या फिर श्रव्य या फिर स्पर्श, ये सभी क्या है? ये है संवेदनाएं, और इनसे ज्ञान प्राप्त होता है मस्तिष्क में, और उसे ही क्या बोलते हैं? चेतना कहते हैं। एक चेतन व्यक्ति जब होता है, वे संवेदनाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचनाएं प्रदान करता है। दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, इस अवधारणा को चेतना कहते हैं। चेतन की अवधारणा है, संरचनावादियों की देन है। मनोविज्ञान एक आत्मनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। कथन सही है या गलत है? मनोविज्ञान एक आत्मनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। बहुत अच्छी तरह से समझिएगा। बस ये जो वाक्य दिए हुए हैं, यहीं पर आपको उत्तर देना है। मनोविज्ञान क्या है? यहाँ देखा जाए, मनोविज्ञान प्रयोगात्मक विज्ञान है। यस, प्रयोगात्मक विज्ञान है। क्या मनोविज्ञान आत्मनिष्ठ विज्ञान है? क्या आत्मनिष्ठ विज्ञान नहीं है?
आत्मनिष्ठ विज्ञान नहीं है तो क्या है? वस्तुनिष्ठ। मनोविज्ञान को हम आत्मनिष्ठ नहीं कह सकते। मनोविज्ञान वस्तुनिष्ठ है। मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक विज्ञान है। इसलिए ये कथन क्या होगा? ये कथन गलत है। ध्यान से समझ करके उत्तर दीजिएगा, नहीं तो और आगे गलत करोगे। जैव पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार बाह्य मंडल में अभिभावकों के औपचारिक संगठन को शामिल किया गया है। जैव पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार किसको किस में शामिल किया गया है? अच्छी तरह से पहले समझ करके उत्तर दीजिएगा कि जैव पारिस्थिति परक सिद्धांत के अनुसार किस मंडल के अनुसार किसको शामिल किया गया है। इसीलिए ऐसा सिद्धांत पढ़ने से पहले आपके पास में पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, और जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एल एम बी वी और जी। एल एम बी वी और जी। एल का मतलब लघु मंडल, एम मध्य मंडल, बी बाह्य मंडल, वी वृहत मंडल, जी घटक मंडल। लघु मंडल के अंदर बालक की वास्तविक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जो वह अपने माता पिता के साथ, पास पड़ोस के साथ, विद्यालय के साथ, मित्र मंडली के साथ करता है और सामाजिकता सीखता है। मध्य मंडल के अंदर माता पिता एवं विद्यालय की अनुभूतियाँ शामिल होती हैं। माता पिता एवं पास पड़ोस की अनुभूतियाँ शामिल होती हैं। माता पिता एवं मित्र मंडली की अनुभूतियों को शामिल किया गया है। उन दोनों की अनुभूतियों का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से बालक पर पड़ता है। बाह्य मंडल में माता पिता अभिभावक के कार्यस्थलों को शामिल किया गया है, औपचारिक संगठन को शामिल किया गया है, वेलफेयर संगठन को शामिल किया गया है, जिसका प्रभाव बालक पर पड़ता है, लेकिन ये संगठन बालक से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। जैसे एक बालक के अभिभावक ऑफिस में कार्य करते हैं, ऑफिस का प्रत्यक्ष रूप से बालक से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ऑफिस की गतिविधियां बालक के जीवन को प्रभावित करती हैं अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे भी सामाजिकता प्रभावित होती है। फिर आता है वृहत मंडल। इसमें सामाजिक मूल्य, नियम, आदर्श, कानून सब इसके अंदर शामिल होंगे। राजनीतिक कानून, आर्थिक कानून सभी को इसके अंदर शामिल किया गया, और घटक मंडल के अंदर टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया। जैव पारिस्थिति परक सिद्धांत यूरी ब्रॉनफ्रेन ब्रेनर के द्वारा सामाजिक संदर्भ और उसके साथ की गई अंतःक्रियाओं के आधार पर यह सिद्धांत दिया गया। इसीलिए इस सिद्धांत में उन्होंने जब पहला मंडल था उसको कहा था द्विदशात्मक अंतःक्रिया होती है। द्विदशात्मक अंतःक्रिया मतलब इधर बालक हैं इसके और सामने इसके अभिभावक हो, चाहे मित्र मंडली हो, उन दोनों के सामने आमने सामने प्रत्यक्ष अंतःक्रिया होती है, इसलिए उसको द्विदशात्मक अंतःक्रिया भी कहते हैं। द्विदशात्मक अंतःक्रिया
भी कहते हैं। अब वापस एक बार फिर कथन की ओर चलते हैं और मुझे उम्मीद है कि जैव पारिस्थिति परक सिद्धांत को भी मैंने एक बार फिर आपको समझा दिया और आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। जैव पारिस्थिति सिद्धांत के अनुसार बाह्य मंडल में अभिभावकों के औपचारिक संगठन को शामिल किया गया है। बाह्य मंडल के औपचारिक संगठन को शामिल किया गया है। ध्यान रहे, ये बाह्य मंडल है, इसमें औपचारिक संगठन को शामिल किया गया है और ये कथन कैसा है? ये कथन सही है। नेक्स्ट, मस्तिष्क में विचार अलग अलग ना रहकर संबद्ध तरीके से रहना, इसे साहचर्य कहते हैं। इसे साहचर्य कहते हैं। अब ये आपको अच्छी तरह से समझना है कि साहचर्य किसे कहते हैं। साहचर्य किसे कहते हैं? ध्यान रहे, स्मृति के अंदर, स्मृति में, मस्तिष्क में, स्मृति में विचारों की संबद्धता, विचारों की संबद्धता, संबद्धता ही साहचर्य है। विचारों की संबद्धता ही साहचर्य है। उद्दीपक एक और उद्दीपक दूसरा, दोनों उद्दीपक ए और उद्दीपक बी, ध्यान से समझना, उद्दीपक ए और उद्दीपक बी, उद्दीपक ए और उद्दीपक बी, इन दोनों के बीच में एक जैसा संबंध होने पर मस्तिष्क में विचारों की संबद्धता होगी और मस्तिष्क में जब विचारों की संबद्धता होगी तो उसे साहचर्य कहते थे। बताओ, साहचर्यवाद का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? आप सभी का उत्तर होगा, साहचर्यवाद का सिद्धांत जॉन लॉक के द्वारा प्रतिपादित किया गया। किसने कहा था? मानव मस्तिष्क कोरे कागज की तरह होता है, वह उस पर अपने अनुभव से लिखता है, वो अपने अनुभव से उस कागज पर लिखता है और वो जब अपने अनुभव से कागज पर लिखता है उसका संग्रह मस्तिष्क में, स्मृति में होता रहता है और एक जैसे अगर विचार हैं तो उसमें संबद्धता भी मिलती है और संबद्धता को ही साहचर्य कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन एक संगठन होता है, एक जैसे विचार जब मिलते हैं तो एक जैसा संगठन बनता है, इसे साहचर्य कहते हैं। ये कथन सही है, ये कथन सही है। नेक्स्ट, विकास भी वृद्धि के बिना संभव है, जैसे शारीरिक विकास रुकने पर भी अन्य विकास जारी रहता है। ध्यान से समझ लीजिए। अच्छी तरह से समझ करके उत्तर दीजिए। विकास भी वृद्धि के बिना संभव है। ध्यान से समझना, क्या संभव है? विकास किसके बिना? वृद्धि के बिना संभव है। जैसे शारीरिक विकास रुकने पर भी अन्य विकास जारी रहता है। अब हम कहते हैं विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, एक समय तक ये दोनों साथ चलते हैं, एक समय तक ये साथ चलते हैं। एक समय आने पर वृद्धि, जिसे कहते हैं शारीरिक विकास, रुक जाता है, लेकिन बाकी सभी विकास चलता रहता है, बाकी सभी विकास चलता रहता है।
अब जब बाकी विकास, यहाँ तक तो इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ये तो कंटिन्यू चलता रहता है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। विकास भी वृद्धि के बिना संभव है, जैसे शारीरिक विकास रुकने पर भी अन्य विकास जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं है, हाँ बिल्कुल सही बात है। वृद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है, वृद्धि का प्रभाव विकास पर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ऐसा नहीं हो कि ये वृद्धि के बिना शारीरिक विकास रुकने पर अन्य विकास नहीं होगा। ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कई ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक वृद्धि नहीं हुई। ऐसे उदाहरण हमें समाज में मिलेंगे जिनका कद नहीं बढ़ा, लेकिन उनके मस्तिष्क का विकास खूब हुआ, समझ उनमें बहुत है। शारीरिक विकास रुकने पर भी अन्य विकास जारी रहता है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है, समझ आधारित कथन है। अगर आपने वृद्धि विकास टॉपिक आपके मन में ये है कि मैंने समझ रखा है, तो इस कथन ने आपको उलझा दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दिन रात सिर्फ यही कोशिश करता रहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से क्लियर हो। क्यों? क्योंकि वर्तमान में मुझे भी समय मिला हुआ है, फ्री हूँ, और इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा इसी कोशिश में रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाई जाए। आपके कई सारे साथी अभ्यर्थी इस बात को लिए मुझे मैसेज करते रहते हैं कि सर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिए जाए। जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे जो नॉलेज है उसका पता चलेगा। मैं भी मानता हूँ कि टेस्ट ज़्यादा होने चाहिए, और ये कथन सही है। अभिवृद्धि से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता है, ध्यान से समझ लेना। अब आप कितने अपने टॉपिक पर विश्वास करते हो कि मेरा टॉपिक सही है या गलत है? अभिवृद्धि से तात्पर्य, यहाँ अभिवृद्धि पढ़ना, यहाँ ध्यान रहे, अभिवृद्धि पढ़ना या अभिवृद्धि। अभिवृद्धि से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता है, ध्यान रहे इसको। आप लोगों ने जल्दी उत्तर दे रहे हो, जल्दी उत्तर देने से पहले बता दूं, अभिवृद्धि पढ़े, इसको ग्रोथ पढ़े, वृद्धि पढ़े। मनोजैविक तत्परता है, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। वृद्धि जो है ये जैविक तत्परता है, और विकास जो है ये मनोजैविक तत्परता है। ये मनोजैविक तत्परता, ये जैविक क्यों है? क्योंकि ये शारीरिक है। ये मनोजैविक क्यों है? क्योंकि ये शारीरिक से ज़्यादा मानसिक है। ये मूर्त हैं, ये मूर्त कॉन्सेप्ट हैं, ये मूर्त कॉन्सेप्ट हैं। और ये कैसा है? ये अमूर्त कॉन्सेप्ट है, ये अमूर्त कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये मनोजैविक है, और ये केवल जैविक है, ये केवल जैविक है। अभिवृद्धि से तात्पर्य मनोजैविक तत्परता है। मनोजैविक तत्परता विकास है, अभिवृद्धि नहीं है। मनोजैविक तत्परता विकास है, अभिवृद्धि नहीं है। इसीलिए ये कथन भी क्या होगा? गलत होगा। अब आपको पता चल रहा होगा कि हमें मनोविज्ञान में और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। इसीलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन रहेगा कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन समायोजन आधारित नहीं होते हैं, ध्यान से समझ लेना।
अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन समायोजन आधारित नहीं होते हैं। वृद्धि और विकास समय मिल जाएगा आपको उत्तर देने के लिए। अच्छी तरह से समझ लें। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन समायोजन आधारित नहीं होते हैं। विकास से होने वाले परिवर्तन समायोजन आधारित होते हैं। विकास से जो परिवर्तन होते हैं उससे व्यक्ति समायोजन कर पाता है, उससे समायोजन कर पाता है। ये समायोजन आधारित हैं और ये समायोजन आधारित नहीं है। ये समायोजन आधारित नहीं है। कैसे सर, हमारे को थोड़ा समझाओ। देखिए, एक बालक है, उसके शरीर का विकास हो रहा है, शरीर का विकास हो रहा है, केवल शरीर का विकास हो रहा है, वो समायोजन नहीं है, वो समायोजन नहीं है। केवल शरीर का विकास होना ही समायोजन नहीं है। साथ साथ, ध्यान से समझना, साथ ही साथ उसके मानसिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक इसका विकास होना समाज में समायोजन होता है, समायोजन होता है। कल एक प्रश्न था, उस पर कुछ कमेंट भी आए। प्रश्न ये था कि संवेगहीन जो व्यक्ति होता है वो ईश्वर के समान होता है, विद्वान होता है या पशु समान होता है। तो एक अभ्यर्थी ने प्रश्न भी किया था कि सर, पशु संवेगहीन नहीं हो सकता, पशु में भी सुख दुख के संवेग होते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर हम तर्क करें तो बहुत सारी बातें आ जाती हैं, लेकिन संवेग का मतलब होता है फीलिंग, संवेग का मतलब होता है फीलिंग। फीलिंग पशुओं में नहीं होती है, फीलिंग पशुओं में नहीं होती। हाँ, हम कह सकते हैं कि कुत्ता एक वफादार है, पशुओं में अपने अपने संतान के प्रति फीलिंग होती हैं, लेकिन वो सीमित है, वो एक सीमित फीलिंग है। इसीलिए आपको मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए ये उदाहरण पशु का दिया गया, पशु का उदाहरण दिया गया। अभिवृद्धि से होने वाले परिवर्तन समायोजन आधारित नहीं होते हैं, ये कथन सही है। भारत में बाल मनोविज्ञान की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। सरल है, कथन सरल है, लेकिन गलत है या सही है ये निर्णय आपको करना है। जिसको अच्छी तरह से जानकारी है वे उत्तर दे सकते हैं। सी-टेट के अंदर इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। सी-टेट की तरह तैयारी करने वाले आर-टेट में कभी अटकते नहीं हैं, और मैं टारगेट बना के चल रहा हूँ 30 में से 30 सही होने चाहिए। मनोविज्ञान कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। मनोविज्ञान नॉट ए बिग कॉन्सेप्ट। मनोविज्ञान छोटा सा है। मनोविज्ञान तो अभी शैशव अवस्था में है, और ये इतना रोचक विषय है कि इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि आपके अंदर उसको मनोविज्ञान के प्रति समझ कितनी है, अंडरस्टैंडिंग कितनी है, या फिर आप केवल रटे जा रहे हो। इसलिए मैंने एक अलग तरीके की कोशिश की है। यूट्यूब के माध्यम से मेरे लेसन देखिएगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेसन है, और बाकी आप यूट्यूबर हैं उनके भी लेसन मिलान करिएगा, आपको पता चलेगा। आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात की है सीधी। मनोविज्ञान की शुरुआत, भारत में मनोविज्ञान की शुरुआत 1930 ईस्वी, 1930 ईस्वी शताब्दी कौन सी होगी? 20वीं, ये सही है।
ध्यान रहे, यहाँ मैं थोड़ा सा संशोधन करवा दूं आपको। विकास सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। ये कथन सही है, ये कथन सही है या गलत? ऑप्शन मैं दे देता हूं। विकास सिद्धांत के अनुसार, ये विकास का जो सिद्धांत है, विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत, विकास के जितने भी सिद्धांत हैं, उस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। ये कथन सही है या गलत है? आज मुझे ऐसा लग रहा है, आपके उत्तर आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कईयों ने उत्तर देने ही बंद कर दिए। कईयों को लगा कि सर देख रहे हैं इसलिए उत्तर देने ही बंद कर देते। कई जो पेरेंट्स मुझे पूछते हैं सर उत्तर कैसे देते हैं, मैं उनके उत्तर देते समय स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उनको व्हाट्सएप कर देता हूँ, ये देखो ऐसे देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आपके स्क्रीनशॉट भी अपने अभिभावकों के पास जा रहे हैं। फिर भी डरने की ज़रूरत नहीं है। गलत या सही उत्तर तो दिया जा सकता है, लेकिन मस्तिष्क के अंदर इसको सही कैसे करना है ये आपको तय करना होगा। विकास के सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। ये सिद्धांत कौन सा है? ये है निरंतरता का सिद्धांत। ये निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है, निरंतरता का सिद्धांत यही कहता है जो व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा, वैसा कल नहीं होगा। इसीलिए यह कथन सही है, ये कथन सही है। विकास परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, इसमें निरंतरता है, निरंतर चलता है, जीवन पर्यंत चलता है। जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। जैसा आज है, सामाजिक विकास शिशुअवस्था में होता है वैसा बाल्य में नहीं होता, और वैसा किशोरा में नहीं होता, वैसा प्रौढ़ा में नहीं होता है। तो जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। परिपक्वता से तात्पर्य कार्य में पूर्णता आ जाना। ध्यान से समझिएगा, परिपक्वता से तात्पर्य किसी कार्य में पूर्णता आ जाना। क्या ये कथन सही है या गलत है? अधिगम और परिपक्वता में अगर बात करें, परिपक्वता में बात करें तो अधिगम अर्जित हैं, परिपक्वता जन्मजात है। अब आप समझ गए होंगे, परिपक्वता जन्मजात है, अधिगम अर्जित है, अधिगम अर्जित है। अधिगम अभ्यास से प्रभावित है, अभ्यास से प्रभावित है। अभ्यास का प्रभाव परिपक्वता पर नहीं पड़ता है। शरीर में वृद्धि होना और वृद्धि के साथ साथ क्षमता का विकास होना, उसमें इसे क्षमता का विकास, इसे परिपक्वता कहते। वृद्धि के साथ साथ क्षमता का विकास होना परिपक्वता कहते। जैसे एक आम है, जब तक वो आम पक नहीं जाता तब तक उस आम को परिपक्व आम नहीं मानते, तब तक उस आम को परिपक्व आम नहीं मानते। ऐसी स्थिति के अंदर उसमें जो गुण हैं क्षमताओं के, वो विकसित नहीं हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं शरीर जब दूसरों पर निर्भर है कार्य करने के लिए, समझ लो परिपक्व नहीं है। परिपक्व से तात्पर्य यही होता है स्वयं कोई कार्य करना, किसी कार्य में पूर्णता आ जाना। जैसे एक बालक लिखना सीख गया है, वो उस कार्य में पूर्ण हो चुका है, अब वो लिखने में परिपक्व हो चुका है। कैपेसिटी, क्षमताओं का विकास, ये बातें बार बार आपको समझाई जा रही है कि परिपक्वता
क्या होती हैं। परिपक्वता से तात्पर्य किसी कार्य में पूर्णता आ जाना है। ये कथन सही है, ये कथन सत्य है। विकास संचयी है, ध्यान से समझना, विकास संचयी है, सही है या गलत है। विकास संचयी है, सही है या गलत है। बहुत सारा समय है, 24 घंटे के इस समय के अंदर आपको घर से बाहर भी नहीं निकलना है। ऐसी स्थिति के अंदर इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है कि आप दिन भर के अंदर, दिन भर में ये तय कर लें कि मुझे किसको कितना समय देना है। लैंग्वेज पर समय कितना देना है, लैंग्वेज के अलावा सब्जेक्ट पर मुझे कितना समय देना है। लेवल फर्स्ट में है, मैथमेटिक्स में मुझे कितना समय देना है, लेवल सेकंड के अंदर मुझे कितना समय देना है, और साथ साथ में मुझे साइको में कितना समय देना है, कितना समय देना है। और 1 घंटा मुझे डेली सुबह सुबह 8 से 9, 1 घंटा मुझे डेली सुबह सुबह मनोविज्ञान को देना है। जिससे मेरा आपस में डिस्कस हो जाता है और मुझे नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, नई चीज़ें बहुत सारी सीखने को मिलेगी। ये मैं आपको बता देता हूँ अच्छी तरह से। नकारात्मक विचार वाले लोगों से दूर रहें, सकारात्मक लोगों से ही बात करें। कुछ लोग नकारात्मकता से भरे हुए हैं, वे जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। वे हमेशा दूसरों की कमियां निकालने में ही लगे हुए हैं। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल ही होंगे। विकास संचयी है, ध्यान रहें, विकास विकास संचयी है, बिल्कुल सत्य बात है। विकास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो संग्रह होता रहता है। विकास मानसिक हो, विकास का परसेंटेज बढ़ता रहता है। सामाजिक हो, विकास नैतिक हो, विकास का परसेंटेज धीरे धीरे संचय होता रहता है और बढ़ता रहता है। इसीलिए ये कथन भी सही है। शेषवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, ये कथन बताओ। आज मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी आप लोगों को सुबह सुबह उलझाया, और जो उलझे नहीं हैं वे सुलझे हैं, और जो सुलझे हैं वे ही सफल हैं। और आप में से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो रियल में सफल हैं। कुछ गर्ल्स इतनी समझदार है और इतने अच्छे तरीके से प्रश्न के जवाब देती हैं। और ख़ास बात कहता हूँ, जो ये गर्ल्स हैं इनके अंदर इतने अच्छे गुण होते हैं कि यह इनमें विश्वास सबसे ज़्यादा होता है। इनके अंदर विचारधारा जो होती हैं वो पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होती हैं, इसीलिए ये सफल है। दोहराने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है, ध्यान रहे। शेषवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति शेषवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। शेषवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इसलिए ये कथन गलत है। ये कथन गलत है। बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से जटिल अवस्था है, ध्यान से समझ लेना। अब की बार और कथन आज जो मैंने ये बनाए हैं इस तरह से बनाए हैं ताकि आपको कंफ्यूज करूं। देखिए, प्रश्न बनाने वाला हमेशा यही सोचता है कि जो ये करेगा वो गलत करें, वो क्या करें, गलत करें। बस प्रश्न बनाने वाले के दिमाग के अंदर यही रहता है कि सामने वाले को
गलत कैसे करवाना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं गलत करवाने के लिए प्रश्न बनाता हूँ। मैं ही नहीं, हर प्रश्न बनाने वाले के मन में यही बात होती है कि गलत कैसे करवाया जाए। इसीलिए प्रश्न पत्र पास करवाने के लिए नहीं होते हैं, प्रश्न पत्र फेल करवाने के लिए होते हैं कि इसको फेल कैसे करवाया जाए, फेल कैसे करवाया जाए। इसीलिए आप सोचिएगा, अगर मेरा दिमाग इस तरह से चल रहा है, ये आपके लिए लाभदायक है। बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से जटिल अवस्था है, जटिल अवस्था है। समझने की कोशिश करना। विकास की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को जटिल अवस्था माना गया है। विकास की दृष्टि से बाल्यावस्था को जटिल अवस्था माना गया। क्यों? शारीरिक विकास प्लस मानसिक विकास की गति मंद पड़ जाती है, मानसिक विकास की गति मंद पड़ जाती है। यहाँ थोड़ी सी जटिलता महसूस होती है, जटिलता महसूस होती है। और दूसरी बात, भविष्य में जो विकास है, उस विकास यानी कि बालक का व्यक्तित्व क्या होगा, उसकी नींव, उसकी शुरुआत होने लग जाती है, आदतें विकसित होने लग जाती हैं, अभिवृत्तियों का विकास होने लग जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर शेषवावस्था में मानसिक शारीरिक विकास की गति तीव्र होती है। वहाँ नींव मजबूत हो चुकी है। अब नींव के ऊपर महल कैसा बनेगा, ये अवस्था करती है। इसलिए बाल्यावस्था विकास की दृष्टि से जटिल अवस्था है। ये कथन सही है या गलत है? ये कथन सत्य है। 10 वर्ष के बालक में दैनिक जीवन के नियमों एवं परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। कितने वर्ष के बालक में क्या ज्ञान होता है, इसके बारे में मैंने चित्र बना करके अच्छी तरह से स्पष्ट कर रखा है। अब उसको आप लोगों ने किस तरह से पढ़ा होगा कि 6 वर्ष का होता है तब उसके पास क्या ज्ञान होता है, 7 वर्ष का होता है, 8 वर्ष का होता है, कहानियाँ सुनाएगा, 9 वर्ष का होता है तब उसके पास में किसकी जानकारी होती है, दिन दिनांक की होती है, 10 वर्ष का होता है तब उसके पास किसकी जानकारी होती है, 11 का होता है तब उसके पास किसकी जानकारी होती है, 12 का होता है तब उसके पास किसकी जानकारी होती है। अच्छी तरह से स्पष्ट किया हुआ है। 12 का होगा तब समस्या समाधान, तर्क, जिज्ञासा। 11 वर्ष का होगा दैनिक जीवन और परंपराओं का ज्ञान, लैंगिकता का ज्ञान। 10 वर्ष का होगा दिन दिनांक का। 9 वर्ष का होगा कहानियों का। कितने वर्ष का होगा? 8 वर्ष का होगा दो वस्तुओं में असमानता असमानताएं बताएगा, वो कितने वर्ष का होगा? तब 7 वर्ष का होगा। इस तरह से आप अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर दें। दैनिक जीवन के नियमों परंपराओं का ज्ञान हो जाता है। इसलिए ये कथन कैसा है? ये कथन सही है। किशोरावस्था संक्रमण की अवस्थाएं हैं। किशोरावस्था संक्रमण की अवस्थाएं, इस कथन में मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होगी। लेकिन मैं साथ ये कहना चाहूँगा कि ये किसने कहा था, ये किसने कहा था किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है? ये किसने कहा था? किशोरावस्था संक्रमण, किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है, ये कथन सही है। आपके उत्तर को मैं सही मानता हूँ। साथ साथ में ये भी बता दो कमेंट करके, किशोरावस्था संक्रमण की अवस्था है, ये किसने कहा था? आशु बैल के द्वारा कहा गया कि ये संक्रमण की अवस्था है। ये बैल है, बैल जो होती है ना, वो ऐसे 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 चढ़ती है ऊपर, ये भी एक तरह का संक्रमण ही है। किशोरावस्था संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है। किशोर किशोर संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है। किशोर भावनात्मक जीवन व्यतीत करता है। भावनात्मक जीवन व्यतीत करता है। आप इस कथन से सहमत हैं या नहीं हैं, इसके बारे में उत्तर दीजिए। किशोर संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, ये कथन सही है या गलत है? किशोर संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, सही या गलत? भावनात्मक
जीवन व्यतीत करता है। ये कथन सही है। कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था को व्यक्ति केंद्रित अवस्था माना जाता है। व्यक्ति केंद्रित अवस्था माना जाता है। कोहलबर्ग ने कुल कितनी अवस्थाएं बताई? कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था, कोहलबर्ग की पहली अवस्था किससे संबंधित थी? पहली अवस्था का नाम क्या था? पहली अवस्था का नाम था आज्ञा एवं दंड। आज्ञा एवं दंड किस पर आधारित हैं? बाहरी सत्ता पर आधारित है। बाहरी सत्ता पर आधारित है। दूसरी अवस्था कौन सी? अहंकार की अवस्था है। ये किस पर केंद्रित हैं? ये व्यक्ति केंद्रित है। ये व्यक्ति केंद्रित है। तीसरी प्रशंसा की अवस्था है। अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की, इससे संबंधित तीसरी अवस्था है। ये आपसी व्यवहार या फिर आपसी संबंधों पर आधारित है। वो अच्छा बनने की कोशिश करता है। चौथी अवस्था जो है, चौथी अवस्था सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान या फिर कानून की अवस्था है। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान बनाए रखने की अवस्था है, कानून की अवस्था है। विद्यालय के भी कानून नहीं तोड़ेगा। पांचवी अवस्था जो है सामाजिक समझौते की अवस्था है। इसे अनुबंधन की अवस्था कहते हैं। अनुबंधन की अवस्था कहते हैं। और छठी अवस्था सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था है। सार्वभौमिक नीति आधारित अवस्था है। सार्वभौमिक नीति क्या कहती है, उस अवस्था आधारित है। 3 स्तर बताए थे, 6 अवस्थाएं बताई थी। बाहरी सत्ता पर आधारित, व्यक्ति केंद्रित, व्यवहार और संबंधों पर आधारित, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, अनुबंधन। और अनुबंधन कैसा होगा? अनुबंधन या तो उपयोगिता आधारित होगा या फिर व्यक्तिगत अधिकारों पर केंद्रित होगा। और लास्ट में, सबसे अंत में, सार्वभौमिक सिद्धांत यानी कि सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित जब व्यक्ति का चिंतन हो जाता है, उसे छठी अवस्था कहते हैं। मैंने ये अच्छी तरह से समझाया था और उस कहानी के माध्यम से समझाया था कि पहले में अगर वो दवाई चोरी करेगा तो उसको दंड का भय रहेगा, इसलिए इस समय उसके चिंतन बाहरी सत्ता पर आधारित है। दूसरे में उसके मन में जब चोरी करने का भाव आएगा तो ये व्यक्ति केंद्रित है। एक दूसरे का हित साधने की कोशिश की जाती है। एक दूसरे के हित साधने की कोशिश इसमें की जाती है। वो विचार करेगा कि मैं अगर ऐसा करूं तो इसमें मेरा क्या हित है, अगर मैं ऐसा करूं तो इससे सामने वाले का क्या अहित हो जाता है, उसका अहित क्या होगा। तीसरी जो होगी ये आपसी व्यवहार एवं संबंधों पर आधारित है। वो सोचता है कि मेरा अगर ऐसा करने से मैं अच्छा पति हो सकता हूँ, ऐसा करने से मैं अच्छा पुत्र कहलाऊंगा, इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए। चौथे में फिर उसको ऐसा लगता है नहीं, ऐसा करना कानूनन गलत है, कानूनन गलत है। पांचवी के अंदर वो ये विचार करेगा कि ये जो नियम बनाए गए, ये नियम पहले से नियम कैसे बन गए कि ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। नियम तो हमेशा उपयोगिता आधारित होनी चाहिए। और छठे में अवस्था में विचार आता है कि नहीं, इस दवाई की आवश्यकता मेरी वाइफ से ज़्यादा उसको होनी चाहिए जिसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित चिंतन हो जाता है। कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था, इसलिए उस वीडियो को एक बार आप वापस देखिए। इतने अच्छे तरीके से उसको समझाया गया, इतने अच्छे तरीके से समझाया गया है। कोहलबर्ग की दूसरी अवस्था को व्यक्ति केंद्रित माना जाता है। व्यक्ति केंद्रित माना जाता है, इसलिए देख लो, पहली बाहरी सत्ता, दूसरी व्यक्ति केंद्रित, दूसरी व्यक्ति केंद्रित है। इसलिए ये कथन भी क्या है? ये कथन सही है। बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से पूर्णतः सहमत हैं, संभवतः सहमत हैं, असहमत हैं, कुछ सीमा तक सहमत हैं? बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से, बालक जन्म के समय न सामाजिक होता है और न असामाजिक होता है, इसलिए जन्मजात भावना का विकास जन्मजात
नहीं है, जन्मजात नहीं है। जब वो 3 माह का हो जाता है तब वो माँ की आवाज़ को पहचानने लग जाता है। इसलिए पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते, संभवतः सहमत नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी लोग इस कथन के बारे में क्या है, इस कथन के बारे में असहमत हैं। इस कथन के बारे में असहमत हैं, असहमत है इस कथन के बारे में। अब बताइए आपकी स्कोर क्या रहा आज का। और ख़ास बात बताना चाहता हूँ, यदि आज का ये टेस्ट आपको पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक का बटन दबा दीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ हमें ये सर आज का टेस्ट अच्छा लगा और इस टेस्ट ने हमारे दिमाग को झकझोर दिया है और हमें आज ये महसूस हो रहा है कि हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना चाहिए, हमें हर बात को अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए। ऐसा अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बताएं, तो मुझे भी पता चले कि आज के टेस्ट से आज आपको कितना फ़ायदा हुआ और आज का 1 घंटे का जो ये समय है, इस समय में आपका कितना सदुपयोग हुआ। क्या ऐसे टेस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसकी जानकारी अवश्य दें और ये अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये सभी को इसकी जानकारी मिल सकें। धन्यवाद। अब मुझे अनुमति दीजिए और आप अपने स्वाध्याय पर बल दीजिए। अच्छा लगा आपके साथ इस टेस्ट में भागीदार बन के। धन्यवाद।